नमस्कार प्रिय साथियों। विज्ञान शिक्षण के ऑनलाइन वीडियो मॉड्यूल में आप सभी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान भारती 1 के अध्याय पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के शिक्षण की रूपरेखा को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ में सीखने सिखाने की कुछ प्रस्तावित प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं। परिवर्तन पढ़ाते समय अध्यापक प्रयोगों या एक छोटी पीपीटी प्रस्तुति का सहारा लेकर भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के प्रकार बच्चों को दिखा सकते हैं। इन गतिविधियों के दौरान ये भी स्पष्ट किया जा सकता है कि विभिन्न परिवर्तनों को होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्यों और कैसे पड़ती है। शिक्षक बच्चों को तेज, मंद, प्रत्यावर्तनीय, नियंत्रित जैसे विभिन्न परिवर्तनों के बारे में एक संवाद या प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सोचने पर प्रेरित कर सकते हैं। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से कक्षा में एक रोचक माहौल बनाते हुए परिवर्तनों का अध्यापन किया जा सकता है। इस अध्याय के शिक्षण के पश्चात अपेक्षित शिक्षण संबंधी परिणाम निम्नलिखित हैं। बच्चे रोजमर्रा के उदाहरणों के आधार पर तीव्र तथा मंद परिवर्तनों को पहचान कर वर्गीकृत कर सकेंगे। बच्चे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों की अवधारणा को उचित उदाहरण सहित स्पष्ट रूप से बता सकेंगे। बच्चे परिवर्तनों के विभिन्न प्रकार जैसे प्राकृतिक और कृत्रिम तथा अनियंत्रित और नियंत्रित में अंतर करते हुए प्रत्येक की उदाहरण सहित सूची बना सकेंगे। बच्चे प्रयोग के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे कि परिवर्तन होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस अध्याय को पढ़ाने के लिए सामान्य कक्ष उपयोगी शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। शिक्षक पाठ की शुरुआत परिवर्तनों की अवधारणा से कर सकते हैं, जैसे हमारे चारों ओर हर समय बहुत से बदलाव लगातार होते रहते हैं। कुछ बदलाव अपने आप यानी कि स्वतः प्रकृति में होते रहते हैं और कुछ मानव गतिविधियों के कारण होते हैं। उदाहरण के तौर पर बीज से पौधा उगना, पौधों में पत्तियों का रंग बदलना और सूख कर गिर जाना, फूल का खिलना और मुरझा जाना, फल का पकना और पेड़ से गिरना, ये सभी बिना मानव हस्तक्षेप के अपने आप होने वाले परिवर्तन हैं। दूसरी ओर हमारे दैनिक जीवन में अनेक परिवर्तन हम खुद लाते हैं, जैसे घर में रसोई में गैस चूल्हा जलना, दूध से पनीर या दही जमाना, दिवाली पर पटाखे जलाना आदि कार्य मानव द्वारा किए गए परिवर्तन हैं। इन उदाहरणों में कहीं वस्तु की अवस्था बदल रही है, कहीं वस्तु का रंग या गंध बदल रहा है और कुछ परिवर्तन तो प्राकृतिक रूप से ही हर समय होते रहते हैं। इन सभी उदाहरणों के आधार पर बच्चों को समझाया जा सकता है कि जब किसी वस्तु के आकार, स्वरूप, रंग, स्वाद या गंध में परिवर्तन आए अथवा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव हों, तो उन्हें परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन की इस परिचयात्मक चर्चा के बाद आगे बच्चों को परिवर्तन के विभिन्न प्रकार एक एक करके समझाए जा सकते हैं, जिसमें पहला है मंद तथा तीव्र परिवर्तन। परिवर्तनों को उनकी तीव्रता के आधार पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, मंद यानी जिस परिवर्तन को पूरा होने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है उसे मंद परिवर्तन कहा जाता है। जैसे दूध से दही का बनना, यानी दूध को दही जमाने में कई घंटे लगते हैं, इसलिए ये एक मंद परिवर्तन है। पत्तियों का बढ़ना या हमारे नाखूनों का बढ़ना भी धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन में आता है। इसके विपरीत जो परिवर्तन बहुत कम समय में पूर्ण हो जाते हैं उन्हें तीव्र परिवर्तन कहा जाता है। जैसे माचिस की तीली जलाना, क्योंकि तीली जलाते ही तुरंत आग प्रकट हो जाती है। इसी तरह एक फूला हुआ गुब्बारा सुई चुभाते ही क्षण भर में फट जाता है। कांच का ग्लास गिरने पर तुरंत टूट जाता है। इस प्रकार रोजमर्रा के अनुभवों से बच्चों को समझ में आ जाएगा कि परिवर्तन होने की गति अलग अलग हो सकती है, यानी कुछ परिवर्तन तुरंत हो जाते हैं और कुछ में देर लगती है। अब परिवर्तनों की उपयोगिता के आधार पर परिवर्तनों को
अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन में विभाजित किया गया है। इस पर चर्चा से स्पष्ट होगा कि कुछ बदलाव हमारे लिए लाभदायक या उपयोगी होते हैं और कुछ हानिकारक या अनुपयोगी होते हैं। ऐसे परिवर्तन जो हमारे हित में हो उन्हें अनुकूल परिवर्तन कहा जाता है, जबकि जो परिवर्तन हानि पहुंचाएं या काम के न हो वे प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप खाना पकाना, फल का पकना, दूध से दही या पनीर का बनना, ये हमारे काम आने वाले बदलाव हैं, इसलिए इन्हें अनुकूल परिवर्तन कह सकते हैं। इसके विपरीत रोटी में फफूंद या फंगस लगना जिससे रोटी खराब हो जाए, या लोहे में जंग लगना ये जिससे वो कमजोर हो जाए, ये प्रतिकूल परिवर्तन के उदाहरण हैं, क्योंकि ऐसे बदलाव हानिकारक हैं या उपयोग के नहीं हैं। बच्चों को ये भी बताया जा सकता है कि एक ही परिवर्तन संदर्भ के आधार पर कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल भी हो सकता है। ये बात एक स्थिति से समझाई जा सकती है कि फसल उगने के दौरान समय समय पर बारिश होना फसल के लिए अनुकूल यानी कि फायदेमंद है, परंतु अगर फसल पककर तैयार हो गई है और उस समय तेज बारिश हो जाए तो यही बारिश प्रतिकूल यानी कि उसके लिए अत्यधिक नुकसानदायक साबित हो सकती है। परिवर्तनों को घटना घटित होने के समय क्रम के आधार पर भी समझा जा सकता है। कुछ परिवर्तन निश्चित समय अंतराल पर नियमित रूप से होते रहते हैं, जबकि कुछ बिना किसी निश्चित समय के अनियमित रूप से कभी भी हो सकते हैं। यानी ऐसे परिवर्तन जो निश्चित अवधि के बाद बार बार होते हैं वे नियमित परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे ऋतुओं का बदलना, दिन और रात का क्रम या घड़ी में पेंडुलम का डोलना, ये सभी नियमित परिवर्तन के उदाहरण हैं, क्योंकि एक नियत आवृत्ति के साथ ये दोहराए जाते हैं। दूसरी ओर जिन परिवर्तनों का कोई निश्चित समय या आवृत्ति नहीं होती और जो बिना पूर्व अनुमान कभी भी घटित हो सकते हैं वे अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे वर्षा का होना, अचानक आंधी तूफान का आ जाना, बाढ़ का आना या सूखा पड़ जाना, भूकंप का आ जाना या ज्वालामुखी का फटना, ये सभी अनियमित परिवर्तन हैं, क्योंकि इनकी समय पूर्व भविष्यवाणी करना कठिन है। फिर आते हैं प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। कक्षा में सरल उदाहरणों के माध्यम से शिक्षक इनके बीच में भेद स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले प्रत्यावर्तित परिवर्तनों की बात कर सकते हैं। एक रबर बैंड को खींचा जाए और फिर छोड़ दिया जाए तो वो वापस अपने पुराने आकार में आ जाता है। उसी प्रकार एक स्प्रिंग को दबाया जाए और छोड़ दिया जाए तो वो भी अपने पहले जैसे रूप में लौट आती है। इसी तरह एक गुब्बारे में हवा भरने के बाद जब हवा निकाल दी जाती है तो वो फिर सिकुड़कर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। इन उदाहरणों में वस्तुएं पुनः अपनी मूल स्थिति में लौट पाती हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं उन्हें प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। अब बात कर सकते हैं अप्रत्यावर्तित परिवर्तनों की। जब आटे की लोई से रोटी बनाकर तवे पर सेक दिया जाता है तो वो रोटी बन जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोबारा रोटी से आटा नहीं बन सकता, ये प्रक्रिया उल्टी नहीं जा सकती, यानी कि यह अप्रत्यावर्तित परिवर्तन है। जैसे दूध से दही बनती है पर दही से दूध वापस नहीं मिल सकता। उसी प्रकार मोमबत्ती या धूप बत्ती को जलाने के बाद वो राख या गैस बन जाती है, उससे दोबारा पहले जैसे नहीं बनाया जा सकता। इन सभी स्थितियों में परिवर्तन एक दिशा में होता है और उसे वापस नहीं पलटा जा सकता। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाए जा सकते उन्हें अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए शिक्षक परिवर्तनों को दो श्रेणियों में बांटकर समझा सकते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। यह वर्गीकरण मुख्यतः इस बात पर निर्भर है कि परिवर्तन में नया पदार्थ
बनता है या नहीं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का केवल रंग, रूप या अवस्था बदलती है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के बाद अक्सर पदार्थ को उसकी मूल अवस्था में पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, बर्फ का पानी बनना एक भौतिक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी को फिर से जमाकर बर्फ में बदला जा सकता है। इसी प्रकार मोम का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसे वापस ठोस रूप में पाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को के भौतिक गुण जैसे कि उसका आकार, उसका रंग, रूप एवं अवस्था बदलती है। उसमें कोई रासायनिक संरचना में बदलाव नहीं आता। इसके विपरीत वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात आमतौर पर मूल पदार्थों को वापस नहीं पाया जा सकता, क्योंकि उनके रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने पर मोम का पदार्थ खत्म हो जाता है और नई चीजें बन जाती हैं। नई चीजें जैसे धुआं, गैस और कालिक। वैसे ही लकड़ी के टुकड़े को जलाने पर राख बन जाती है, और ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी जलकर बिल्कुल नए पदार्थ बना देती है। ऐसे उदाहरण के साथ साथ कक्षा में क्रियाकलाप से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों पर चर्चा करके बच्चों को स्पष्ट किया जा सकता है कि भौतिक परिवर्तन में सिर्फ रूपांतरण होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का स्वयं स्वरूप बदलकर नए पदार्थ पैदा हो जाते हैं। अब परिवर्तन किसके द्वारा आरंभ या संचालित हुए हैं, इस आधार पर वे प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं। जो परिवर्तन प्रकृति में स्वयं होते रहते हैं, यानी जिनके पीछे मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उन्हें प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए, दिन और रात का होना, ऋतुओं का बदलना, बादलों का आना या वर्षा का होना, तूफान, आंधी, बाढ़, भूकंप आना या ज्वालामुखी का फटना, ये सभी प्राकृतिक परिवर्तन हैं, क्योंकि ये बिना मानव कार्य के प्रकृति में स्वयमेव घटित होते रहते हैं। इसके विपरीत जो परिवर्तन मानव द्वारा जानबूझकर किए जाएं, उन्हें कृत्रिम परिवर्तन कहा जाता है। हमारे दैनिक जीवन में इसके कई उदाहरण हैं, जैसे लकड़ी से मेज या कुर्सी बनना, मिट्टी, सीमेंट और ईंट से घर बनना, कच्चे भोजन को पकाकर खाना तैयार करना, कच्चे दूध से दही या पनीर का बनना आदि। ये सभी मानव प्रयास से किए गए परिवर्तन हैं, इसलिए ये कृत्रिम परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। शिक्षक यहाँ एक दैनिक अनुभव पर चर्चा शुरू कर सकते हैं कि क्या हमारे हाथ में है कि आज बारिश हो या ना हो, या सूरज कब उगे या ना उगे। इससे बच्चे ये समझ पाएंगे कि ऐसे परिवर्तन हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, यानी जिन परिवर्तनों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, वे अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, बादलों का आना, ये सारी प्रक्रियाएं जो हम इंसान नियंत्रित नहीं कर सकते, ये अपने आप होती हैं, इसलिए इन्हें अनियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। इसके विपरीत जिन परिवर्तनों पर हम अपना नियंत्रण रख सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, उन ऐसे परिवर्तनों को नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। सरल उदाहरणों से इसे स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे बिजली के पंखे की गति हम स्विच या रेगुलेटर से तय कर सकते हैं कि पंखा तेज चलेगा या धीमे, अर्थात ये परिवर्तन हमारे नियंत्रण में है। ऐसे ही लालटेन या बल्ब की रोशनी कम ज्यादा कर सकते हैं, वाहन में ब्रेक लगाकर उसे रोक सकते हैं या उसे धीमा कर सकते हैं। ये सभी नियंत्रित परिवर्तन के उदाहरण। मतलब जहां चाहे परिवर्तन की दिशा, मात्रा
या दर को हम नियंत्रित कर सकते हैं। फिर आते हैं जटिल परिवर्तन। कुछ परिवर्तन एकदम स्पष्ट या सरल होते हैं, जबकि कुछ बेहद जटिल प्रक्रियाओं द्वारा लंबे समय में पूरे होते हैं। इस बिंदु को समझाने के लिए शिक्षक वास्तविक जीवन की बड़ी घटनाओं का उल्लेख कर सकते हैं, जिन्हें पूर्ण होने में वर्षों या सदियों का समय लगता है। जो परिवर्तन बहुत लंबे समय तक अनेक चरणों में होकर पूरे होते हैं, उन्हें जटिल परिवर्तन कहा जाता है। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का बनना। पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी मिट्टी का तेल आदि। ये प्राकृतिक परिवर्तन लाखों वर्षों में जैविक अवशेषों के धीरे धीरे परिवर्तन होने से होते हैं। इनमें कई रासायनिक एवं भौतिक चरणों के बाद ही कच्चा तेल प्राप्त होता है, इसलिए ये एक जटिल परिवर्तन है। इसी प्रकार हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न जैव क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि, ये सभी जटिल परिवर्तन हैं, क्योंकि इनमें अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाएं और चरण शामिल होते हैं। इनके अलावा वनों का बनना या कटना, पहाड़ों का घिसकर मिट्टी में बदलना, ये सारे अत्यंत जटिल और लंबी अवधि में होने वाले परिवर्तन हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से छात्र ये समझ पाएंगे कि कुछ परिवर्तन त्वरित या सरल नहीं होते, बल्कि उनके पीछे दीर्घकालिक प्रक्रियाएं और परत दर परत बदलाव काम करते हैं। फिर आते हैं परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाओं पर। यहाँ शिक्षक बता सकते हैं कि अनेक परिवर्तनों के पीछे दो या अधिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया होती है, अर्थात कई बार एक से अधिक चीजें आपस में प्रतिक्रिया करके एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, तब जाकर कोई परिवर्तन दिखाई देता है। बच्चों को रोजमर्रा के उदाहरण देकर समझाया जा सकता है, जैसे लोहे पर जंग लगना एक परिवर्तन है, लेकिन ये अपने आप नहीं होता, बल्कि लोहे की वस्तु ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आकर रासायनिक अभिक्रिया करती है, जिससे लाल भूरी रंग की जंग लगती है। यहाँ दो पदार्थ यानी लोहा और वायुमंडलीय ऑक्सीजन मिलकर नया पदार्थ यानी कि जंग बना रहे हैं। यह आपसी क्रिया से हुआ परिवर्तन है। ऐसे ही दूध का फटना तब होता है जब दूध में कोई खट्टा पदार्थ जैसे कि नींबू का रस मिलाकर प्रतिक्रिया करता है और नया पदार्थ जैसे पनीर या दही बन जाता है। इन उदाहरणों पर चर्चा करके बताया जा सकता है कि हमारे आसपास दिखने वाले कई परिवर्तन दरअसल पदार्थों की आपसी प्रतिक्रियाओं से होते हैं, जिनमें शामिल पदार्थों के रंग, आकार, अवस्था या गुणधर्म बदल जाते हैं। विज्ञान में इनको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अंत में शिक्षक ऊर्जा और परिवर्तन के संबंध पर प्रकाश डाल सकते हैं। अलग अलग तरह की ऊर्जा अलग अलग प्रकार के परिवर्तन करा सकती है। इसके चरणबद्ध उदाहरणों से समझा जा सकता है। पहला है यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा यानी ऐसी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हम पेशियों की ऊर्जा लगाते हैं। जैसे साइकिल का पेडल तेजी से चलाने पर साइकिल गतिमान हो जाती है। यहाँ हमारे पैरों की पेशियों की शक्ति यांत्रिक ऊर्जा ऊर्जा में बदलकर पहियों को घुमाती है और साइकिल के स्थान में परिवर्तन आता है। फिर है ऊष्मा ऊर्जा, जिससे पदार्थों में परिवर्तन होता है, यानी सूर्य की गर्मी से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। जिस बर्तन में पानी रखा है वह धूप से गर्म होकर ऊर्जा देता है और पानी को गैस में बदल देता है। फिर आते हैं विद्युत ऊर्जा पर, जिससे कई परिवर्तन तुरंत हो जाते हैं। जैसे बिजली प्रवाहित होकर बल्ब चमकने लगता है और हीटर में तार तार गर्म होकर लाल हो जाता है। बिजली की ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मा जैसे रूपांतरण तुरंत हो जाते हैं। कुछ परिवर्तन
ध्वनि ऊर्जा से होते हैं, कुछ चुंबकीय ऊर्जा और कुछ रासायनिक ऊर्जा से होते हैं। रासायनिक ऊर्जा कई परिवर्तनों की जनक है। हमारे शरीर में भोजन के रूप में संचित ऊर्जा रासायनिक रूप में रहती है, जो पाचन के बाद विभिन्न कार्यों के लिए यांत्रिक ऊर्जा देती है। वैसे ही इंजन में ईंधन जलने पर रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर वाहन को चलाती है। शिक्षक बोर्ड पर विभिन्न ऊर्जा रूप जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, यांत्रिक, ध्वनि इत्यादि और उनसे होने वाले परिवर्तनों की तालिका बनाकर इस पर संक्षेप में चर्चा कर सकते हैं, ताकि विद्यार्थियों को सभी बिंदुएं स्पष्ट हो जाएं। पाठ संपन्न करने के बाद अंत में अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न के प्रयोग से विद्यार्थियों की समझ जांची जा सकती है। शिक्षक इन प्रश्नों को सीधे पूछने के बजाय चर्चा का रूप भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।